बच्चों, हम पढ़ रहे थे रात का मेहमान। इसमें चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व का दो पहलू हम पढ़ रहे थे। एक तो किस तरह वे ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उनसे लोहा लेते हैं। उनके वर्षों का संगठन जो है अचानक छिन्न भिन्न हो जाता है। सरकारी खजाना को लूटने के पश्चात उनके कई साथी पकड़े जाते हैं। ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी देती है और कई को काला पानी की सजा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो है ब्रिटिश सरकार से बचते हुए अकेले ही उनसे लोहा लेते हैं। एक दिन अचानक ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटिश पुलिस से बचते हुए वे एक मकान के पास जा पहुंचे और मकान का दरवाजा खटखटाया। मकान का दरवाजा खुलता है, उनको अंदर बुलाया जाता है और फिर तुरंत दरवाजा बंद कर दिया जाता है। उस मकान में एक बुढ़िया और उसकी बेटी रहती थी। बुढ़िया और चंद्रशेखर आजाद के बीच बातचीत चलती रहती है। उसी बीच बुढ़िया जो है वो चंद्रशेखर आजाद से पूछती है, प्रश्न करती है कि आखिर तुम्हारा अपराध क्या है। तो चंद्रशेखर आजाद जवाब देते हैं कि मेरा अपराध है देशभक्ति। मैं अपने भारतवासी, अपने भारत के लोगों को रोटी कपड़ा मकान देना चाहता हूँ और अब मुझसे ये अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं होती और मैं भारत माता के पैरों पर जो बेड़ियां पड़ी हुई है उसे मैं तोड़ना चाहता हूँ। यही मेरा अपराध है। इस जवाब को सुनते ही बुढ़िया कहती है चंद्रशेखर आजाद से कि धन्य है वह माँ जिसने अपनी कोख से तुम्हें जन्म दिया। तुम्हारे जैसे बेटे पाकर वह धन्य हो गई है और आज मैं तुम्हारे दर्शन पाकर धन्य हो गई हूँ। ये बातचीत के दौरान चंद्रशेखर आजाद जो है गौर से उस दिए की रोशनी में बुढ़िया के चेहरे को देखते रहते हैं। उनकी उस बुढ़िया के चेहरे को देखने पर उन्हें ये एहसास होता है कि जो बुढ़िया है वो किसी पढ़े लिखे अच्छे कुलीन परिवार की है। फिर अचानक क्या होता है कि बुढ़िया को खांसी का दौरा उठता है। खांसी का दौरा उठने के पश्चात ऊपर कमरे में से निकलकर कोई तेजी से पानी की ओर लपकता है। आजाद वहीं कोने में छिप गए। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को आहट मिलती है, एहसास होता है कि कोई ऊपर से आ रहा है, यानी कि उनकी उस बुढ़िया के अलावा कोई और भी है, जैसे एहसास होता है वो तुरंत जो है आहट पाकर कोने में छिप जाते हैं। वह बुढ़िया की इकलौती बेटी कल्पना थी और जो ऊपर कमरे से दौड़कर आती है बुढ़िया के पास, वो कौन थी? उसकी इकलौती बेटी कल्पना थी। ऊपर कमरे में बैठी पढ़ रही थी। माँ को उठा दौरा सुनकर भागी भागी नीचे आई और उनकी पीठ सहलाने लगी। फिर कटोरी में 2 घूंट पानी पीने को दिया। स्वस्थ होकर बुढ़िया भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। लड़की सहम गई। पूछा, क्या है माँ, किसे देख रही हो? बुढ़िया को उसकी बेटी ने पानी दिया, पीठ सहलाया। कुछ देर बाद वो ठीक हुई। ठीक होने के बाद वो आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगी कि जिसे मैं अभी बात कर रही थी वो कहाँ है। उसकी बेटी पूछती है, क्या हो गया, किसे देख रही हो? तब वो कहती है, वह कहाँ गया जो अभी मुझसे बातें कर रहा था।
कल्पना ने आजाद की ओर देखा और माँ से पूछा, ये कौन है? कल्पना को कुछ भी नहीं पता था। जब उसकी माँ कहती है कि वो कहाँ गया जिससे मैं बात कर रही थी, तब मुड़ के देखती है तो सामने कौन था? चंद्रशेखर आजाद। उसे देखकर कल्पना अपनी माँ से पूछती है कि ये कौन है? तो चंद्रशेखर आजाद को देखने के बाद जब प्रश्न करते अपनी माँ से, तो उसकी माँ कहती है, रात का मेहमान, बड़ा योग्य और समझदार व्यक्ति है। उसकी माँ जवाब देती है कि रात का मेहमान है, और ये जो रात का मेहमान है बड़ा ही समझदार और योग्य व्यक्ति है। इस जवाब को सुनने के बाद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, योग्य और समझदार हूँ तभी तो सारे दिन से भूखा हूँ। बताते हैं कि मैं बहुत ही समझदार और योग्य हूँ, इसीलिए ही सारा दिन भूखा हूँ। जैसे ही इस बात को सुनते हैं कि चंद्रशेखर आजाद भूखा है, तब बुढ़िया कहती है अपनी बेटी से कि अरे बेटी, मैं तो भूल ही गई, इन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ। एक साफ सुथरी कांसे की थाली में पराठे और दही बूरा लेकर कल्पना आई और उसे वहीं तिपाई पर रख दिया। कल्पना जाती है और एक साफ सुथरे कांसे की थाली में चंद्रशेखर आजाद के लिए पराठे लाती है और दही बूरा लेकर आती है और उसे चारपाई पर रख देती है। हाथ धोकर आजाद खाने बैठे तो एक एक पराठे के दो दो कौर बनाकर खाने लगे। कल्पना को हंसी आ गई। अब एक पराठा एक एक नहीं, वाला हम लोग एक एक कौर खाते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए एक पराठा केवल 2 कौर में ही समाप्त हो गया था। तो इस तरह खाते हुए देखकर कल्पना को हंसी आ गई। कल्पना को हंसते हुए देखकर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, भूख में ऐसा ही होता है। तुम कभी भूखी रही हो? चंद्रशेखर आजाद क्या कहते हैं, भूख में ऐसे ही होता है, क्या तुम कभी भूखे रही हो? तब कल्पना कहती है, हमारे लिए भूखे रहना कोई नई बात नहीं है, वैसे आधे पेट तो अक्सर ही रहते हैं। क्योंकि कल्पना के घर की स्थिति बहुत ही खराब थी। फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ना। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि भूखे पेट रहती हो फिर भी रात 12 बजे तक पढ़ना पड़ता है तुमको, और इस तरह से पढ़ती हो। तब लड़की कहती है, परीक्षा निकट है। फिर आजाद पूछते हैं, किस कक्षा में पढ़ती हो? तो कल्पना कहती है, एमए द्वितीय वर्ष। विषय क्या है तुम्हारा? चंद्रशेखर आजाद पूछते हैं कि तुम्हारा विषय क्या है? तब लड़की जो है बताती है कि मेरा विषय संस्कृत है। शाबाश, संस्कृत पढ़ती हो तभी तो आधे पेट रहती हो। आप जानते हैं कि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा है ना। चंद्रशेखर आजाद जैसे ही संस्कृत सुनते हैं कि उसका विषय संस्कृत है, तो वो खुश हो जाते हैं और उस कल्पना को शाबाशी देते हैं। खाना खाने के बाद आजाद ने 2 लोटे ठंडा जल पिया। कल्पना ऊपर पढ़ने चली गई। बुढ़िया ने बताया कि कल्पना 20 रुपए मासिक की ट्यूशन करती है, उसी में किसी तरह गुजर बसर हो जाती है। उसकी शादी भी करनी है, लड़का तो नजर में है लेकिन पैसे की समस्या मुंह बाय खड़ी है। बुढ़िया बताती है कि कल्पना जो 20 रुपए फीस लेकर ट्यूशन जो पढ़ाती है, उसी से ही घर किसी तरह चलता है और इसकी शादी भी करनी है। लड़का है नजर में लेकिन पैसे नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो पा रहा है। यह बात जब चलती है तो वातावरण में कुछ उदासी सी छा जाती है। तभी जीपीओ की घड़ी ने टन टन करके रात के 2 बजाए। घड़ी ने संकेत किया, घंटी बजाकर कि अब कितने बज गए हैं? 2 बज गए हैं। आजाद ने जाना चाहा। आजाद ने कहा कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ। बुढ़िया ने कभी कभी मिलते रहने के लिए कहा। जैसे ही आजाद ने बोला कि
अब मुझे जाना चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, कभी कभी आकर मिल लिया करना। आजाद ने फिर आने का वचन दिया और कल्पना को बुलाने के लिए कहा। वह अभी तक पढ़ रही थी। माँ की आवाज़ सुनकर वह तुरंत नीचे आई और बोली, बाण भट्ट की कादम्बरी पढ़ रही थी, बड़ी कठिन रचना है। आजाद जाते हुए वचन दिया कि मैं फिर आऊँगा जरूर, और फिर कल्पना को बुलाने के लिए कहा। बुढ़िया आवाज़ देती है। माँ की आवाज़ सुनकर कल्पना दौड़ी चली आती है। कल्पना बताती है कि मैं बाण भट्ट की आत्मकथा पढ़ रही थी और जो बड़ी कठिन रचना है। यह बात सुनकर चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, संसार में कोई काम कठिन नहीं, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम श्रेणी लाओ, यही मेरा आशीर्वाद है। आजाद ने कल्पना को आशीर्वाद दिया। आप सबके आशीर्वाद से प्रथम तो सदा आई हूँ, इस बार भी आ सकती हूँ। कल्पना ने जवाब दिया कि मैं आप सभी के आशीर्वाद से हमेशा प्रथम आई हूँ और इस बार भी प्रथम श्रेणी में ही आऊंगी। अच्छा, तो ये लो अपने प्रथम आने का इनाम। जैसे ही सुनते हैं कि हर बार कल्पना प्रथम आती है, तो ये जवाब सुनते ही चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि ठीक है, तुम प्रथम आती हो, तो ये है तुम्हारा इनाम। ये कहकर आजाद ने ब्रीफकेस कल्पना के हाथ में थमा दिया और वे बुढ़िया को प्रणाम कर तुरंत वहां से चल दिए। कल्पना ने ब्रीफकेस खोला, उसमें भरे थे सैकड़ों रुपए के नोट, शायद कल्पना के विवाह के लिए। रुपए लेकर वृद्धा दरवाजे की ओर झपटी। आजाद जा चुके थे। बारिश ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया था। अंधेरे में ताकती वृद्धा ना जाने क्या सोच रही थी। बात करते हुए चंद्रशेखर आजाद रुपयों से भरा ब्रीफकेस कल्पना के हाथों में थमाकर निकल जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं, इधर कल्पना उस ब्रीफकेस को खोलती है। ब्रीफकेस में देखती है कि वह ब्रीफकेस जो है रुपयों से भरा हुआ है। उस ब्रीफकेस को लेकर तुरंत बुढ़िया जो है दरवाजे की ओर झपटती है। बाहर जाकर देखती है कि बारिश और तेज हो गई है और चंद्रशेखर आजाद उस अंधेरे में गुम हो चुके हैं, दिखाई नहीं दी। फिर दरवाजे में खड़ी खड़ी उस वृद्धा महिला चंद्रशेखर आजाद के बारे में सोचती रहती है। शायद यही सोचती रहती है कि जो व्यक्ति एक तरफ देश के लिए लड़ रहा है, अपना सब कुछ न्यौछावर कर चुका है, दूसरी ओर उसका लोगों के प्रति ऐसा रूप, उसके अंदर लोगों के लिए इतनी सहानुभूति, इतना प्रेम, देश प्रेम के साथ साथ लोगों से भी प्रेम, लोगों के लिए दया, करुणा का भाव। तो बच्चों, ये थे चंद्रशेखर आजाद। आज हमने चंद्रशेखर आजाद के व्यक्तित्व के दो पहलू को देखा। एक, ब्रिटिश सरकार से अकेले ही उन्होंने किस तरह मुकाबला किया, और दूसरा कि उस बुढ़िया के घर में जाने के बाद जब उसकी समस्या को जानते हैं तो तुरंत उनकी मदद करते हैं। ठीक है, इस पार्ट को पढ़ लेना आप, तब और अच्छे से समझ में आएगा। पढ़ने के बाद आप लिखने का काम भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सिर्फ आप वीडियो को देखोगे तो नहीं, वीडियो को देखने के साथ साथ आप समझिए और उसको पढ़िए भी। आप पुस्तक खुद पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, और उसके पश्चात जो लिखने के लिए दिया जा रहा है उसको आप सभी कॉपी में लिखकर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, थैंक यू।